एक छोटा भेल सांस लेने पानी से निकला। जनरल ने इसे सेना की चुनौती मानकर तुरंत तीरंदाजों को हमला करने का आदेश दिया। उन्हें नहीं पता था कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमले से बचने के लिए छोटी व्हेल समुद्र की गहराई में डूब गई। जैसे ही सब लोग हैरान थे, व्हेल माँ अचानक समुद्र से बाहर निकली और उसने नाव पर भारी मात्रा में पानी उछाल दिया, जिससे सैनिक तुरंत ढेर हो गए। संभलकर जनरल ने फिर से तोप से हमला करने का आदेश दिया, लेकिन इससे व्हेल माँ पूरी तरह से भड़क गई। उसका विशाल शरीर समुद्र से एक छलांग लगाई और बड़े जहाज पर जोर से वार किया, जिससे पहले से ही कमजोर जहाज तुरंत टुकड़ों में बिखर गया और टूटी हुई कोरियाई झंडी सीधे व्हेल की पीठ में जा ढंसी। पानी में गिरे सैनिक अभी भी कुछ ढूंढ रहे थे। कुछ समय पहले गोरियो के राजा ली सोंगके ने मिंग राजवंश को दूत भेजे थे। मिंग सम्राट जू युआनजांग ने उन्हें जोसियन नाम दिया और शाही फरमान जोसियन शाही मुहर भेजी। ये सैनिक ही जोसियन के दूत थे। वापसी में लापरवाही से मुहर समुद्र में गिर गई। दूत ने उसे लेने की कोशिश की, तभी एक व्हेल ने मुहर निगल ली और चली गई। कोरिया लौटकर दूत ने सजा से बचने के लिए झूठ कहा कि शाही मुहर डाकुओं ने चुरा ली। यह जानकर लिसोंग के क्रोधित हुए और तुरंत डाकुओं पर हमला करने का आदेश दिया। दूसरी ओर डाकू एक व्यापारी जहाज लूट रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि उन पर विद्रोह का आरोप लग चुका था। इस महिला का नाम रुयू था। वह डाकू सरदार की पहली योद्धा थी। एक छलांग में उसने व्यापारी दल के नेता को आसानी से काबू कर लिया। तभी कमर में तलवार लटकाए एक आदमी बाहर आया। वही समुद्री डाकू कप्तान श्याओमा था। वह क्रूर और निर्दयी था। उसने काबू किए गए काफिले के लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। रुयू हालांकि उसे नाखुश थी, लेकिन जान बचाने के एहसान के कारण उसने रोका नहीं। जल्द ही उन्हें व्यापारी जहाज पर 5 बुद्ध प्रतिमाएं मिली, पर एक समुद्र में गिर गई। यह देख रुयुए ने कपड़े उतारे और समुद्र में कूद गई। जैसे ही उसने प्रतिमा पकड़ी, एक बड़ी व्हेल उसकी ओर तैरती आई और उसके पास आ गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि व्हेल ने हमला नहीं किया, बल्कि उससे इतनी घुल मिल गई जैसे वो पुराने परिचित हों। रुयु ने तो व्हेल के शरीर पर बने निशानों को हाथ से सहलाया। दोनों के बीच एक खामोश बातचीत के बाद व्हेल मुड़कर चली गई। जहाज के समुद्री डाकू चिंतित थे। जब रुयु पानी से निकली, तब जाकर उन्होंने राहत महसूस की। तुरंत ही जयकारे गूंज उठे, लेकिन कप्तान शियाओमा ने तिरस्कार भरा भाव दिखाया। रात में टिएजू ने देखा कि कप्तान और सैनिक मिले हुए थे। कप्तान ने लूटा हुआ माल सैनिकों को दिया और कुछ साथियों को भी उनके साथ भेजने का वादा किया। टिएजू को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए वह चुपचाप एक छोटी नाव से वहां से भाग गया। उसी समय कप्तान अपने आदमियों को अधिकारियों को सौंपने लगा। रुयु ने अपने साथियों को बचाने के लिए तुरंत तलवार से एक का हाथ काट दिया। माहौल तनावपूर्ण हो गया और समुद्री डाकू रुयु के साथ खड़े हो गए। कप्तान ने स्थिति बेकाबू होते देख अपनी बड़ी तलवार निकाली और रुयुए से द्वंद्व युद्ध शुरू किया। अदम्य शक्ति के सामने रुयुए को लगातार पीछे हटना पड़ा और कुछ ही राउंड में उसकी तलवार दूर जा गिरी। कप्तान ने मौके का फायदा उठाया। रुयुए ने हवा में कई चक्कर लगाने के बाद अपनी कमर से नरम तलवार निकाली और उससे मुकाबला किया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हथियार बदलने के बाद वह कप्तान को पूरी तरह से दबा देगा। एक लड़ाई के बाद रुयु ने कप्तान को काबू कर लिया। हारे हुए समुद्री डाकू के पास 2 ही विकल्प थे, अधीनता या समुद्र में मौत। जाहिर है कप्तान ने दूसरा चुना। इसके बाद रुयुए सभी डाकुओं के समर्थन से नया कप्तान बन गया। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी और शाही सैनिक जल्द ही उसे ढूंढ निकाला। जनरल को पता था कि मुहर डाकुओं के पास नहीं है। उसने गांव वालों की जान की धमकी देकर रुयुए को मुहर निगलने वाली व्हेल पकड़ने को कहा। लाचार होकर कप्तान रुयुए को मानना पड़ा और फिर उन्होंने व्हेल पकड़ने की यात्रा शुरू की। समुद्र से भागा टीजू पहाड़ों में डाकुओं के जाल में फंस गया। डाकू ने उसे हथौड़े से बेहोश किया। समुद्री डाकू कमजोर थे। वे जानते थे कि वे पहाड़ी डाकुओं का सामना नहीं कर सकते। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें मजबूरन पहाड़ी डाकुओं के दल में शामिल होना पड़ा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शामिल होते ही उन्हें काम मिल जाएगा। सरदार को पक्की खबर मिली कि 20 लोगों का एक व्यापारी दल इस जंगल से गुजरेगा। सरदार की योजना के अनुसार भूमध्य सागर हमले का संकेत देगा। नया शामिल हुआ टीजू पहले से बिछाए गए जाल को काटेगा और डाकू सरदार आखिरी वार करेगा। हालांकि कल्पना सुंदर थी, लेकिन हकीकत क्रूर थी। सारी तैयारी होने पर काफिला आ गया। दुर्भाग्य से पीछे से सैनिक आ धमके। भूमध्य सागर ने कार्रवाई रद्द करने का संकेत दिया, पर नया समुद्री डाकू समझा कि हमला करना है। उसने दिल का इशारा कर रस्सी काट दी, जिससे एक बड़ा जाल सैनिकों पर गिरा। घात लगाए साथी सैनिकों को देख हट गए और अनजान सरदार रस्सी खींचते ही उल्टा गिर पड़ा। पल भर में दोनों पक्ष वहीं ठिठक गए। नेता बेजान चेहरे के साथ जमीन पर गिरा। खुद को सही ठहराने का बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन टिएजू ने उसे मौका नहीं दिया और लुढ़कते घिसटते हुए बाहर आ गया। वह हमला करते हुए अपने घात लगाए साथियों को भी साथ आने के लिए बुला रहा था, पर जैसे ही वह नेता के पास पहुंचा, वह तुरंत हक्का बक्का रह गया। टिएजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी चालाक नेता तुरंत मुड़कर भाग गया और होश में आते ही टिएजू भी दौड़ पड़ा। उन्हें नहीं पता था ये सैनिक डाकुओं को खत्म करने आए थे। हालात बिगड़ते देख सरदार ने सबको भागने को कहा, पर दुश्मन के घोड़े तुरंत पीछे आ गए। सरदार एक पेड़ के पीछे छिपा, सोचा बच गया, पर अगले ही पल इस तरह दोनों ने ज्यादातर सैनिकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वे तेजी से भागने लगे। शुक्र है कि वे इस जंगल से अच्छी तरह वाकिफ थे और आखिरकार दोनों बच निकले, पर उन्होंने अपने ज्यादातर साथियों को खो दिया था। भूमध्य सागर ने तिजू को ही इसका कसूरवार ठहराया। उसे पीछे हटने को कहा था, पर उसने जाल काट दिया और तभी बड़ी संख्या में सिपाही मशालें लिए फिर आ पहुंचे। उनके संभलने से पहले ही सरदार भाग गया और बाकी सब भी डरकर भाग खड़े हुए। मौत के मुंह से निकलने के बाद सरदार और उसके साथी भेष बदलकर शहर में घुसे। उन्होंने घाट के व्यापारी को ढूंढा और उससे पूछा कि उसने उनकी खबर दरबार को क्यों बेची, पर व्यापारी ने कहा कि एक सुनहरी मछली ने मिंग सम्राट की दी हुई शाही मुहर निगल ली थी। दूत ने झूठ कहा कि मुहर समुद्री डाकुओं ने चुरा ली थी, इसलिए गोरियों के राजा ने तुरंत समुद्री डाकुओं और लुटेरों पर हमला करने का आदेश दिया। बात खत्म होते ही एक उड़ती सुई ने रस्सी काट दी। सामने रुयुए नाम की एक दबंग समुद्री डाकू कप्तान थी। एक दिन पहले एक आंख वाले जनरल ने उसे समुद्री डाकू गांव के लोगों की जान की धमकी देकर शाही मुहर निगलने वाली सुनहरी मछली पकड़ने को कहा था। लाचार होकर कप्तान रुयुए को मानना पड़ा। वे यहाँ आपूर्ति और उपकरण खरीदने आए थे।
डाकू और समुद्री लुटेरे मिले, दोनों में ठन गई, तुरंत ही भिड़ गए। डाकू सरदार को रुयू ने खूब छेड़ा। फिर कैप्टन रुयू ने व्यापारी से नई तोपें तैयार करने को कहा। यह खबर डाकुओं तक भी पहुंची तो उन्होंने एक बड़ा दांव खेलने का फैसला किया। उनका मानना था कि शाही मुहर वापस मिलने पर उनका जीवन भर का गुजारा हो जाएगा। पर डाकुओं ने कभी समुद्र नहीं देखा था। उनकी नजर में सुनहरी मछली भी आम मछली जैसी ही थी और वे मासूमियत से सोचते थे कि इसे मछली पकड़ने वाले जाल से पकड़ा जा सकता है। तभी समुद्री डाकू टिएचू ने उन्हें समझाया। उसने आग के चारों ओर एक बड़ा घेरा बनाया और कहा, तुम तुरंत, अरे तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। अरे बाप रे माँ, देखो ये सब सुअरों से काफी अलग है। वाह 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 वाह, हमें भी बनना है। लोग उसे बकवास समझते थे। उसकी बातों ने सबको और नाराज कर दिया। 100 रुपए और लगा देते हैं, मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। उसे और कुछ मत दो, नहीं तो तुम सब कुछ गंवा दोगे। नेता ने टीजू से पूछा, क्या तोपें ही इसे मार सकती हैं? हाँ कहने पर नेता ने तुरंत तय किया। अगले दिन कैप्टन रुयू सामान लेने आए। डाकू सरदार ने मौका पाकर रुयू के आदमियों को बेहोश कर उनकी तोपें चुरा ली। पर कैप्टन रुयू ने तुरंत भांप लिया। वह उछलकर सीधे छत पर पहुंच गया। दूर जाते लोगों को देख वह बेतहाशा पीछा करने लगा। एक विशाल पहिया कस्बे में घुसा। घर पल भर में कुचल गए। कई लोग पहिए के नीचे आने वाले थे, लेकिन पहिए के एक छेद ने उन्हें बचा लिया। हालांकि खतरा अभी टला नहीं था। अगले ही पल ट्रेलर का पहिया पत्थर से टकराया। हैंडल टूट गया, चालक भी गिर गया। छोटा ट्रेलर बेकाबू हो गया। सामने 100 फुट गहरी खाई थी। भीषण टक्कर के बाद भी दोनों सुरक्षित थे, पर खुश होने का समय नहीं था, क्योंकि वह विशाल पहिया फिर से उनकी ओर बढ़ रहा था। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। और भी दुर्भाग्यपूर्ण यह था कि पहिए के सामने बमों से भरी एक गाड़ी थी। समझ आते ही दोनों तुरंत मुड़े और भागने लगे। अभी अभी कैप्टन रुयू कस्बे में सामान खरीदने गए थे। तभी डाकुओं के सरदार ने चुपके से कैप्टन के आदमियों को बेहोश कर दिया और उनके बम लूट ली। लेकिन कैप्टन रुयू ने उन्हें तुरंत देख लिया और एक छलांग में सीधे छत पर पहुंच गए। 2 बारूद की गाड़ियां अलग अलग भाग निकली। अकेला कप्तान एक का ही पीछा कर सकता था। उसने देखा कि गाड़ी का रास्ता दूर की पानी की नाली की दिशा में ही था। उन्हें तेजी से पकड़ने के लिए रुयू ने यह तेज और खतरनाक रास्ता चुना। वह नाली में तेजी से सरकते हुए गाड़ी पर बैठे डाकुओं पर लगातार तीर चला रहा था। जब तीर गाड़ी पर लगे तब डाकुओं के सरदार को पता चला कि कोई पीछा कर रहा है। वह तुरंत गाड़ी में कूद गया और कप्तान पर निशाना साधते हुए एक गोला उठाया। डाकुओं की आवाजें। तो उसने करतब दिखाने वाले से मशाल छीन ली और तोप के गोले की बत्ती जलाई। फिर कैप्टन रुयू पर निशाना साधकर दाग दिया, लेकिन बम मुड़कर पास के विशाल जहाज पर जा गिरा। तेज धमाके से वह विशाल जहाज बंधन मुक्त हो गया और कस्बे की ओर लुढ़क गया। उसी समय नाले में कैप्टन रुयू रोलर कोस्टर का मजा ले रहे थे। जैसे ही वह आनंद ले रहे थे, एक विशाल जहाज आया और नाले को तोड़ गया। टूटे नाले के ट्रैक लगातार सड़क पर गिर रहे थे। सिपाही डरकर पागलों की तरह भागने लगे, लेकिन डाकुओं का सरदार शांत दिख रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तब उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। डाकुओं और उनके बोलने की आवाज। जैसे ही नाला तेजी से टूट रहा था और स्थिति बहुत नाजुक थी, कैप्टन रुयू ने छलांग लगाई और पास के एक बड़े पेड़ की ओर कूदी। पेड़ की डालियों के सहारे वह सुरक्षित रूप से छत पर जा गिरी। दूर जाते डाकुओं को देखकर रुयू ने दौड़कर सीधे गाड़ी पर छलांग लगा दी और डाकुओं के सरदार से भिड़ गई। दोनों के वजन से गाड़ीवान सीधे हवा में उछल गया। जब दोनों उलझे हुए थे तभी एक बड़ा गियर धीरे धीरे उनकी ओर नीचे आ रहा था। सौभाग्य से वे अपनी किस्मत के दम पर विशाल गियर के हमले से बच निकले और खाई में कूदने के बाद भी दोनों लड़ते रहे। गुस्से में रुयू कैप्टन ने तुरंत डाकू को खत्म करने की सोची। उन्हें पता ही नहीं था कि वे पहले ही महल की दीवार पर मौजूद सैनिकों से घिर चुके थे। एक आदेश के साथ उन पर अनगिनत तीर बरसाए गए। महत्वपूर्ण क्षण में डाकू ने रुयू को बचाने के लिए अपने शरीर से सभी तीरों को रोक लिया। इस पल रुयू के मन में प्रेम जागा। पहली बार किसी ने उसके लिए जान दांव पर लगाई। लेकिन अगले ही पल डाकुओं के शोरगुल और पहियों की घरघराहट की आवाज। तभी वह विशाल पहिया फिर लुढ़का और उसके आगे बमों से भरी गाड़ी थी। दोनों तुरंत भागे, पर देर हो चुकी थी। भयंकर धमाके के बाद रुयू ने देखा कि डाकू गायब थे। उसे जमीन पर एक तस्वीर मिली जिससे पता चला कि डाकू सरदार एक वांछित अपराधी था। दूसरी ओर डाकुओं ने बम बैग में रखे और समुद्र की ओर बढ़े। डाकुओं की आवाजें। इसके बाद डाकू अनजान समुद्र में कदम रखेंगे उस भेल को पकड़ने जिसने शाही मुहर निगल ली थी। शाही मुहर मिलते ही उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। कई दिन रात पहाड़ों और घाटियों को पार करते हुए वे आखिरकार समुद्र तट पर पहुंचे। ये डाकू समुद्री लुटेरे बन गए। उनका मीठा पानी खत्म हो गया था। प्यासा सरदार सीधे समुद्र में कूद गया, पर एक भयानक नजारा देखा। समुद्र से अनजान इन डाकुओं ने शार्क को भेल समझा। तभी शार्क ने फिर छोटी नाव पर हमला किया और एक डाकू समुद्र में जा गिरा। शार्क को अपनी ओर तेजी से आता देख साथी ने रस्सी फेंकी। सरदार ने तीर चलाए, पर व्यर्थ। फिर उसने नाव से भाला उठाकर फेंका जो शार्क की पीठ पर लगा। अनुभवहीन डाकू खुशी से चिल्ला उठे। उन्हें लगा उन्होंने भेल पकड़ ली, पर अगले ही पल घायल शार्क छोटी नाव को समुद्र में तेजी से खींचने लगी
उधर मौत से बचे कैप्टन श्याओमा फिर समुद्र में लौटे। इस बार उन्होंने सबसे तेज समुद्री जहाज बनाया। अचानक एक नाव उनके पीछे से सर्र से गुजरी। उन्हें कैसे पता मैंने तुम्हें आज जवाब नहीं दिया? छोटी नाव के डाकुओं ने शार्क को मारने के लिए गुप्त हथियार से गोला दागा, पर वह समुद्री जहाज के मस्तूल पर जा लगा। कैप्टन श्याओमा ने यह देख तुरंत तोप हमले का आदेश दिया। तभी छोटी नाव समुद्री डाकू के जहाज के नीचे आ चुकी थी। वे बाल बाल समुद्री डाकू के जहाज से बच निकले। डाकुओं ने कप्तान को हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया, पर कैप्टन श्याओमा को लगा कि उनका अपमान हुआ है। उन्होंने तुरंत हमला करने का आदेश दिया, पर छोटी नाव गोलियों की बौछार के बीच से निकल गई। कैप्टन श्याओमा गुस्से से आग बबूला हो गए। घोर अंधेरा है, गोली मारो इस बला को और फेंक दो, कौन इसे सहेगा? कुछ देर बाद नाव एक अनजान जगह रुक गई। नाव शांत देख डाकू शार्क को निकालने उठे। तभी रस्सी कसकर नाव ऊपर उठ गई। डाकू डरकर चिल्लाने लगे, गनीमत है। कुछ पल बाद नाव फिर सीधी हुई। पता चला शार्क थककर मर गई थी। डाकू तुरंत उत्साहित हो गए। सोचा उन्होंने शाही मुहर निगलने वाली व्हेल पकड़ ली। तभी तियाजू ने कहा, एंडलर रो पड़ा है, अभी भी एक बेकार मूर्ख है, सब उदास कर दिया। फिर सरदार ने नाव ठीक कर समुद्र में जाने का तय किया, लेकिन भूमध्य सागर ने ग्रेनेड को पानी की बोतल समझा। ढक्कन न खुलने पर उसने गुस्से में उसे फेंक दिया, जो ठीक छोटी नाव पर जा गिरा। नाव फट गई। समुद्र में आगे बढ़ने के लिए वे चुपचाप किनारे आए, एक बड़ा सरकारी जहाज चुराने की तैयारी में। नौकायन का अनुभव रखने वाले तेजू ने चुपचाप लोगों को जहाज पर चढ़ाया, ऊपर के पहरेदारों को खत्म किया, जबकि सरदार ने बाकी जहाजों पर तेल छिड़क दिया और दुश्मनों के पीछा करने से रोकने के लिए जाते समय उन्हें आग लगा दी। इस तरह डाकुओं ने सफलतापूर्वक एक बड़ा जहाज हासिल कर लिया। जब सभी खुशी मना रहे थे, तभी एक ऊब चुकी व्हेल पानी से बाहर निकली, जिससे डाकू हक्के बक्के रह गए। पहले वे व्हेल को आम मछली समझते थे, जब तक खुद नहीं देखा कि ये जू की बात पर यकीन नहीं हुआ। जिंदोंगशुए कितना दुखी है। पर चाकू उगला। तभी टीचू ने कहा कि यह व्हेल छोटी है, इससे भी बड़ी हैं जिनकी मूंछें एक छड़ी जितनी मोटी हैं। डाकुओं ने भी आखिरकार सच्चाई देख ली। डेक पर लेटे हुए समुद्री डाकुओं के जीवन की शिकायत कर रहे थे। पूरी तरह अनजान कि वे खतरे में पड़ चुके थे। एक जोड़ा सुनसान द्वीप पर आदमी ने कपड़े खोल जड़ी बूटी कुचल औरत के घाव पर सावधानी से लगाई। कुछ देर बाद महिला नींद से जागी। सामने डाकू को देख वह चौंक गई, पर जानती थी कि उसी ने उसे बचाया था। पर डाकू की अगली हरकत ने उसे दंग कर दिया। उसके हाथ हर जगह खुजलाने लगे और खुजलाने के बाद वह उन्हें मुंह के पास लाकर छकने लगा। महिला से रहा नहीं गया, उसने एक थप्पड़ मारकर उसे जगाया। फिर दोनों ने पत्थरों से हाथों की जंजीरें तोड़ने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। डाकू को पेशाब लगी। उसने औरत को साथ चलने को कहा। औरत नाखुश थी पर बंधी थी, मान गई। इसके बाद दोनों ने समुद्र में खड़े होकर शौच की समस्या सुलझाई। इस लेन देन से उनके रिश्ते में भी सूक्ष्म बदलाव आ रहे थे। महिला मूल रूप से एक समुद्री डाकू कप्तान थी। कुछ ही दिन पहले समुद्र में उसकी मुलाकात अपने प्रतिद्वंद्वी बूढ़े माँ से हुई थी। जब दोनों पक्ष गतिरोध में थे, तभी एक बड़ा जहाज चुपचाप तैरता हुआ आया, जिस पर समुद्र की ओर जा रहे डाकुओं का एक समूह था। जल्द ही बड़ा जहाज दो डाकू जहाजों के बीच आ गया। उनके लिए तोप के वार रोके। इस बेहतरीन मौके को देखते हुए कैप्टन रुयू ने तलवार निकाली और दुश्मन की ओर दौड़ी। पल भर में दोनों तरफ के समुद्री डाकू आपस में भिड़ गए और घबराए हुए पहाड़ी डाकुओं को भी लड़ाई में शामिल होना पड़ा। उन्होंने कैप्टन रुयू को ओल्ड माँ के खिलाफ लड़ने में मदद करने का फैसला किया। लड़ाई के दौरान भिक्षु रुयू के जहाज पर भाग गया। जब तक वह होश में आई, समुद्री डाकू का जहाज दूर बह रहा था और यह बहाव बाद में रुयू का उद्धारकर्ता बनेगा। एक बड़ी अराजक लड़ाई के बाद रुयू अंततः हार गई। लाओ माँ ने हारे हुए पहाड़ी डाकुओं और समुद्री लुटेरों के सरदारों को एक साथ बांध दिया और उन्हें दो विकल्प दिए, या तो अधीन हो जाओ या समुद्र में समा जाओ। यह स्पष्ट था कि कैप्टन रुयू ने दूसरा विकल्प चुना और वह डाकू को साथ लेकर समुद्र में कूद गया। जब दोनों हताश थे, तभी अचानक एक व्हेल मछली प्रकट हुई। दरअसल रुयू के बचपन में उसने एक व्हेल को मछली पकड़ने वाले जाल से बचाया था और अब वह उसका एहसान चुकाने आई थी। व्हेल बेहोश दोनों को किनारे छोड़ चुपचाप चली गई। सबसे पहले जागे डाकू ने रुयू को गोद में उठाकर एक गुफा ढूंढी और यहीं से शुरुआत का दृश्य बना। शाम को महिला को भी पानी छोड़ना था, तो दोनों फिर समुद्र किनारे गए। पानी छोड़ते हुए वे यह तुलना करने लगे कि किसके शरीर पर ज्यादा निशान है। दोनों में होड़ बढ़ती गई। डाकू ने अपनी कमर का निशान दिखाया, जबकि रुयू ने अपने वक्षस्थल के पास का चाकू का निशान दिखाया। तभी एक बड़ा जहाज दिखा, वही भिक्षु जो बह गया था। दोनों बच गए, पर उनके साथी सरकारी सैनिकों के हाथ लग चुके थे। वे चुपचाप सरकारी जहाज में घुसकर अपने भाइयों को बचाया। अब कैप्टन रुयू बूढ़े माँ से बदला लेने निकले। इसी बीच लाओ माँ एक आंख वाले जनरल की मदद कर रहा था उस व्हेल को पकड़ने में, जिसने शाही मुहर निगल ली थी। अनुभवी लाओ माँ ने अपने आदमियों को व्हेल के बच्चे पर हमला करने का आदेश दिया, ताकि बच्चे के जरिए माँ व्हेल को फंसाया जा सके। बड़े जहाज ने रस्सियां नहीं छोड़ी। अपने बच्चे को बचाने के लिए माँ व्हेल ने जहाज पर हमला किया, लेकिन गोलाबारी इतनी तेज थी कि वह बचने के लिए पानी के नीचे चली गई। यह देखकर लाओ माँ ने अपने आदमियों से बड़ी संख्या में ग्रेनेड की बोतलें फेंकवाई और बोतलें समुद्र तल पर फट गईं। दर्जनों गोलाबारी के बाद व्हेल बड़े जहाज से टकराई, घावों से लथपथ। बच्चा दुख से माँ से चिपका था। जैसे ही माँ खुश हुआ, दूर आसमान में कुछ अजीब दिखा। अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो कुछ गलत होने वाला है। देखिए, एक व्हेल मछली जाल में फंसी थी। एक छोटी लड़की ने चाकू से रस्सी काटकर उसे बचाया। आजाद हुई व्हेल लड़की के साथ समुद्र की सतह पर आ गई। वह लड़की के चारों ओर घूमती रही और उसे धन्यवाद दिया। जब लड़की जाने लगी तो उसने उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा, लेकिन उसके हाथ की घंटी की आवाज व्हेल के दिमाग में गहराई से बस गई। बड़ी होकर वह लड़की एक समुद्री डाकू कप्तान बन गई। एक दिन अपने कट्टर दुश्मन से लड़ते हुए वह गलती से हार गई। बूढ़े माँ ने उसे दो विकल्प दिए, या तो समर्पण करो या समुद्र में दफन हो जाओ। जाहिर है रुयू ने बात वाला चुना और वह अपने साथी को लेकर समुद्र में कूद गया। लड़की ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, पर साथी मरना नहीं चाहता था। उसने जंजीर हिलाई और लड़की के हाथ की घंटी बजते ही व्हेल ने बुलावा महसूस किया और अगले ही पल उनके सामने आ गई। उसने बेहोश दोनों को किनारे पर पहुंचाया और चुपचाप चली गई। कुछ समय बाद व्हेल ने गलती से कोरिया की शाही मुहर निगल ली, जिससे वह मुसीबत में पड़ गई।
शाही दरबार ने एक आंख वाले सेनापति को भेल पकड़ने और शाही मोहर वापस लाने भेजा। सेनापति ने समुद्री डाकू शियाओमा के साथ मिलकर जल्द ही भेल का पता लगा लिया। अनुभवी लाओमा ने अपने आदमियों को भेल के बच्चे पर हमला करने का आदेश दिया। एक भाला उसकी पीठ पर लगा। फिर उन्होंने रस्सियां कसनी शुरू की। बच्चे का इस्तेमाल कर भेल माँ को फंसाया। अपने बच्चे को बचाने के लिए भेल माँ बड़े जहाज की ओर तैरने लगी, लेकिन हमला इतना तेज था कि उसे पानी के नीचे छिपना पड़ा। माँ ने दूरी ठीक देखकर तुरंत अपने आदमियों को ग्रेनेड फेंकने का आदेश दिया और भेल माँ पर बेरहमी से बमबारी की। बोतलें बारिश की बूंदों की तरह समुद्र तल पर फट गईं। दर्जनों राउंड की बमबारी के बाद भेल बड़े जहाज से जोर से टकराई। वह अपने बच्चे को बचाने के लिए जान पर खेल गई। पॉज खावों से भरी थी। छोटा भेल दुख से माँ के पास चिपका था। पॉज से समुद्री डाकू उत्साहित थे। पॉज उन्होंने तुरंत 3 भाले भेल की पीठ में गाड़ दिए। पॉज उसे जमीन पर ले जाने की तैयारी में थे। तभी कुछ गोले डेक पर गिरे। पॉज और समुद्री डाकू तुरंत उड़ गए। लड़की दौड़कर आई। उसने एक रस्सी फेंकी और एक समुद्री डाकू पर फंसा दी। फिर रस्सी कसकर वह सीधे बूढ़े माँ के बड़े जहाज पर कूद गई। एक समुद्री डाकू को लात मारकर गिरा दिया। बाकी सदस्य भी जहाज पर चढ़ गए। लड़की रस्सी पकड़े हुए जहाज के किनारे पर दीवारों पर दौड़ती रही और भेल को बांधने वाली 3 रस्सियों को काट दिया, लेकिन भेल पहले ही मर चुकी थी। अंततः समुद्र में लौट गई, पर वह सफल रही। उसने अपने बच्चे को बचा लिया। इसी बीच जहाज पर कुछ लोग जानलेवा संघर्ष कर रहे थे। कैप्टन लाओमा हार गए। लड़की ने उन्हें सीने में वार कर जहाज से जकड़ दिया। दूसरी ओर लड़ाई जारी थी। एक हवाई कलाबाजी के बाद युवक ने एक आंख वाले के पैर को डेक पर कील से जड़ दिया। तभी लड़की दौड़कर आई और बोली कि जहाज फटने वाला है, सब जल्दी निकले। सभी साथी समुद्र में कूद गए। बस फंसे हुए कैप्टन लाओमा और एक आंख वाला जनरल रह गए और इस तरह वे धमाके के साथ राख में बदल गए। फिल्म यहीं खत्म होती है। भेल बच्चों को बचाने खुद को कुर्बान करती है, जबकि राज दरबार मोहर के लिए सब कुछ। इसका गूढ़ अर्थ समझें।